सुधीर जी को धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐनक के शीशों पर भी धुंध फैल गई थी। उन्होंने उतार कर शीशे साफ किए, लेकिन धुंधलापन गया नहीं। यूं भी मोतियां उतरना शुरू हो गया है, जो आंखों में चुभता रहता है। वह थोड़ी देर सड़क के किनारे खड़े रहे। अभी लोगों का आना जाना शुरू नहीं हुआ था। थोड़ी देर में तो यह सड़क लोगों और यातायात से ऐसे भर जाएगी जैसे मिष्ठान पर चींटियों की सेना टूट पड़ती है। बहुत दिन से उनकी इच्छा हो रही थी कि वह सुबह की हवा में उन्मुक्त घूमने जाए, लेकिन जा नहीं पाते थे। न चाहते हुए भी रात देर तक जागना पड़ता है। सुबह उठने में अब विलंब हो जाता है। उसके बाद की दिनचर्या ऐसी है कि पता ही नहीं चलता कब सूर्य देवता का अश्व घूमता हुआ विलीन हो जाता है। यह सोचकर उन्हें सांत्वना रहती है कि यहाँ अंधेरा हो जाने के बाद ये सुनहरी किरणें उनके अपने घर पर अपनी आभा बिखेरती होंगी। सर्दी के दिनों में घर की मुंडेर पर उतरती धूप उन्हें घर और विभा की याद दिला गई। छोटे से कस्बे में उनका 3 कमरों का वह घर, जिसे उन्होंने घर के खर्चे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी बचत करके 3-4 किस्तों में पूरा करवाया था। जब भी काम शुरू करवाते पैसा आड़े आ जाता। एक बार नींव बनवाई, दूसरी बार ढांचा तैयार हुआ, पलस्तर फर्श तो तीसरी बार में जैसे तैसे बन गया। लेकिन लकड़ी का काम वह यहाँ आने से पहले तक करवा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि सेवानिवृत्ति से पहले यह काम हो जाना चाहिए, फिर वह उसमें आराम से रह सकेंगे। मकान तो बन गया था, पर पता नहीं सेवा निवृत्त होते ही उन्हें यह धुन सवार हो गई कि वह अपने बेटे के पास जाएंगे। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके पिताजी गांव में रहते थे, वहीं प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाकी की शिक्षा उन्होंने गांव में पूरी की और फिर वहीं एक विद्यालय में शिक्षक हो गए। पढ़ाना जो शुरू हुआ तो फिर जीवन की गाड़ी 58 पर ही आकर रुकी। बीच के स्टेशन कब चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर गृहस्थी का काम विभा के कंधों पर था। वह तो बस वेतन लाकर उसे दे देने का दायित्व पूरा भर कर देते थे। शेष काम तो स्वयं विभा देखती। बच्चे पढ़ने में होशियार थे, उनकी चिंता उन्हें नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ उनका आचरण ही ऐसा था कि कभी उन्हें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर वह कॉलेज में चले गए। घर का खर्चा चाहे उन्हें कम करना पड़ा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़कियां विवेक से छोटी थी, पर उन्होंने पहले उनकी शादियां कर दी। विवेक अच्छी नौकरी पर लग गया। 3 बरस बाद उसका विवाह भी कर दिया था। उस दिन के बाद वह अपने सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो गए। आभा, रीमा अपने घर में सुखी थी। विवेक को ऑफिस की ओर से विदेश जाने का अवसर मिल गया था। 2 वर्ष से वह अपने घर नहीं आया था। पत्र वह लिखता रहता था। हर 15 दिन के बाद वह उसके पत्र की प्रतीक्षा करने लगते थे। विभा कहती, अभी पिछले महीने ही तो उसका पत्र आया है। उसके पास इतना समय कहाँ होता होगा जो आपको पत्र लिखता रहे। किंतु उन्हें विश्वास रहता था कि पत्र अवश्य आएगा। विवेक भी उनके इस विश्वास को बनाए रखता था। समय पर उसके पत्र आते थे, वह गदगद हो उठते। अपनी खुशी वह अपने मित्रों में बांटते। देखो, मेरे विवेक का पत्र आया है। बड़ा होनहार बेटा है। विदेश में जाकर भी अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाता है। उनकी सेवानिवृत्ति में 6 मास शेष रह गए थे। स्कूल में बैठे एक दिन उन्होंने विवेक के पास जाने का विचार कर लिया। उसके पास हर सुख सुविधा है, कोई कमी नहीं। इस तरह वह उसके पास ही रह सकेंगे। लेकिन इससे भी प्रबल कारण और था। 58 की आयु होने पर भी वह अपने इस कस्बेनुमा नगर से बाहर नहीं गए थे। प्राइवेट स्कूल की नौकरी, उस पर घर गृहस्थी, बच्चों का दायित्व निभाते हुए उन्हें कभी यह विचार ही नहीं आया, या यूँ भी कहिए कि समय ही नहीं मिला कि वह कहीं घूम आते। अभी तक उन्होंने 4 स्थान ही देखे थे। अपना गांव, रामपुर, सीतापुर और कुछ घंटों के लिए दिल्ली, जब वह विवेक को छोड़ने आए थे। स्कूल में वह सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। पहले स्कूल 8वीं कक्षा तक का था। तब कभी कभार एकाध विषय और भी पढ़ा दिया करते थे। लेकिन जब से हाई स्कूल हुआ, वह सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हो गए। आर्यों के आगमन से देश की स्वतंत्रता
संग्राम तक का इतिहास पढ़ाते पढ़ाते वह कब स्वयं भी एक इतिहास बन गए पता ही नहीं चला। इतिहास पढ़ाते हुए वह राजाओं की राजधानियों और कई नगरों के नाम लेते। उनके ऐश्वर्य समृद्धि का वर्णन करते करते वह कई बार खो खो जाते। उन्होंने अपने इस छोटे से शहर को छोड़कर और कुछ अच्छी तरह देखा नहीं था। उनके मन में उन्हें देखने की लालसा जाग उठती। उस समय तो वो विह्वल हो उठते जब वो भूगोल पढ़ाते। कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों, समुद्र और नदियों के नाम लेते। मानचित्र पर उन्हें दिखाते हुए कल्पना में ही वह गाड़ी पर बैठते, हवाई जहाज की यात्रा करते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखरों को देखते, समुद्र की लहरों को छूते और नदी के शीतल जल में नहाते। कई बार उन्होंने सोचा भी कि एक दो जगह घूम आए, लेकिन समय और अर्थ दोनों की समस्या उनके आड़े आती रही। पारिवारिक बंधनों से थोड़े मुक्त हुए तो सामाजिक बंधनों में बंध गए। पहले तो स्कूल में पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था, थोड़ी बहुत ट्यूशन कर लेते थे, हाथ खुला रहता था। किफ़ायत तो करनी पड़ती थी, लेकिन ऊपर से थोड़े बहुत खर्चे निकल जाते थे। कुछ जमा भी हो जाता था। जमा करने की ना सोचते तो बच्चों की पढ़ाई और उनके विवाह कैसे कर पाते। विभा का पूरा सहयोग उनके साथ रहा। आदर्श गृहिणी की तरह सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वह उनके साथ रही। कभी किसी बात के लिए इनकार नहीं, तकरार नहीं। उनकी हर बात को सिर माथे पर लेती रही। दुख के दिन आए फिर भी उनके साथ झेलती रही। आभा रीमा का विवाह हो गया। विवेक अपनी नौकरी पर चला गया तो उन्हें ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं रही। समय बहुत मिल जाता था। पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ते रहते। सुबह स्कूल जाने से पहले 1 घंटा पढ़ते, रात खाना खाने के बाद घूमने जाते, फिर आकर पढ़ते। लेकिन सारा दिन पढ़ा भी नहीं जाता। शाम को बाहर निकल जाते। उनके कई हम उम्र रिटायर हो चुके थे, कई होने वाले थे। बस उन सब की एक टोली बन गई। किसी न किसी के घर में इकट्ठा हो जाते। स्कूल ऑफिस की बातें शुरू होती, राजनीति पर आ जाती, देश की समस्याओं का वर्णन करते करते अपने शहर की समस्याओं पर आ जाते। लोगों की कठिनाइयों की चर्चा करते करते धीरे धीरे ये समस्याएं केवल चर्चा का विषय ही नहीं रह गई, अपितु उनका समाधान भी निकाला जाने लगा। ऐसा करते करते वह कब प्रधान बन बैठे पता ही नहीं चला। फिर तो किसी का नगर पालिका में काम हो, बिजली के दफ्तर में, किसी स्कूल में या अस्पताल में, हर जगह वह लोगों की सहायता करने लगे। कोई भी काम हो वह साथ जाते, अफसरों से मिलते और उनका काम हो जाता। अब वह शहर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व, अलग पहचान थी, अस्तित्व था। लोगों में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। दूसरों का सम्मान करना एक शिष्टाचरण है और दूसरों से सम्मान पाना एक नशा है। यह नशा उन्हें भी हो गया था। बस दिन रात समाज सेवा में जुटे रहते। पढ़ना थोड़ा कम हो गया था, लेकिन घूमना, ऐतिहासिक स्थान देखना, पहाड़ों की ठंडी हवा और नदियाँ, समुद्र उनके लिए अब भी स्वप्न थे। जब भी खाली होते वह कल्पना में खो जाते। उनका जी चाहता वह फिर से बच्चे बन जाए और अपने पिता की उंगली पकड़कर उनके साथ चलें, उन्हें यह सब दिखाने के लिए जिद करें। विभा ने उन्हें कई बार सलाह दी थी कि छुट्टियां होने पर वह कहीं घूमने जाए, लेकिन कभी लोगों के काम होने के कारण नहीं जा पाए और कभी अकेले जाने में ही जी घबराने को हो जाता। इस आयु में वह कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे, कभी कहीं गए ही नहीं। रहना, खाना, पीना सब कैसे हो पाएगा। बस यही सब सोच मन महसूस कर रह जाते। फिर उन्होंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। अपनी दिनचर्या से ही संतुष्ट हो जाते। अब अपने कर्म क्षेत्र में उन्होंने विभा को भी साथ ले लिया था। सारा दिन अकेली बैठी उबने लगती थी। सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था, फिर पता नहीं उन्हें क्या हुआ। अंतर में दबी भावनाओं में फिर उबाल आने लगा। उन्हें अकेले जाने में डर लगता था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ और ही सोच लिया था। विवेक के पत्र के उत्तर में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वह उसके पास आना चाहते हैं, लेकिन जब विभा को मालूम हुआ तो वह साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुई। सदा साथ निभाने वाली विभा ने जो एक बार इनकार किया तो उसे मनाने में वह असमर्थ ही सिद्ध हुए। विवेक ने आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाकर उन्हें आने के लिए
क्या क्या करना है पत्र में लिख दिया, टिकट का प्रबंध कर दिया। इधर वह सेवानिवृत्त हुए और उधर उनके जाने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। परिचितों को उनके जाने की सूचना मिल गई थी। सभी मिलने आते रहे। उनके यहाँ आने के बारे में सबकी अपनी अपनी राय थी। किसी ने जाने की प्रशंसा की तो किसी ने कह दिया, अपने घर जैसी कहीं बात नहीं सुधीर जी, अब तो रिटायर हो गए हैं, यही मौज मस्ती करते। लेकिन उनका कार्यक्रम तो बन चुका था, पीछे हटने वाली कोई बात नहीं थी। वैसे भी सबकी प्रतिक्रिया जानने लग जाएं, उनके बारे में सोचे तो कोई काम ही ना हो। अंततः आभा, रीमा के परिवार के अतिरिक्त उनके दो साथी भी उन्हें दिल्ली तक छोड़ने आए थे। जीवन में पहली बार वह अपनी आशाओं इच्छाओं की पोटली बांधे हवाई जहाज में सवार हुए। पूरी यात्रा में वह बच्चों की तरह चहकते रहे। वह सब कुछ अपने अंदर समेट लेना चाहते थे। व्योम में उड़ते तैरते बादलों को पास से देखते रहे थे, लेकिन नदियाँ पहाड़ उनकी पहुँच से अभी भी दूर थे। 24 घंटे की यात्रा के पश्चात वह न्यूयॉर्क पहुँचे। विवेक उन्हें लेने पहुँचा हुआ था। कार में बैठे उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। नभ छूती ऊंची अटलकाएं, सड़क पर भागती कारें, रोशनियों में नहाया पूरा शहर, यह सारा दृश्य उन्हें चकाचौंध कर देने वाला था। घर पहुँचे तो नैना और बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चे दादा दादा कहते भागकर उनके गले लग गए। वह भाव विह्वल हो उठे। विवेक उनके पास बहुत कम रह पाया था। पहले पढ़ाई के कारण बाहर रहना पड़ा, फिर नौकरी के लिए। अब तो वैसे भी 2 वर्ष से मिल नहीं पाया था। आरू और अदिति बस जानती भर हैं दादा दादी को। साथ रहने का तो उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाया कभी। रात देर तक वह विवेक, नैना और बच्चों के साथ बैठे बात करते रहे। अपने बचपन से लेकर अब तक की कितनी ही घटनाओं स्मृतियों को साझीदार बना दिया उन्होंने। विवेक के बचपन की शरारतों की बात आरू अदिति बड़े मज़े से सुनती रही। उन्हें सुबह जल्दी उठ जाने की आदत थी। रात समय पर सो जाते थे। पहले दिन वह उठे तो अभी सब सो रहे थे। रात उन्होंने पूरा सामान नहीं खोला था। सोचा खोलकर अलमारी में लगा दे। प्रतिदिन अटैची खोलना अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों के लिए कुछ सामान लाए थे, वह भी निकाल लिया। कितना समय उन्होंने इसी में लगा दिया। समाचार पत्र आ गया था, वह पढ़ने बैठ गए। तभी विवेक जाग गया। उसके बाद नैना और बच्चे भी उठ गए। विवेक ने उनसे समाचार पत्र 2 मिनट के लिए देखा भर और फिर तैयार होकर चला गया। बहू बच्चे भी तैयार होने लगे। सभी ने थोड़ा बहुत नाश्ता लिया। उस समय उनका मन कुछ खाने को नहीं था। नैना ने टेबल पर ही रख दिया। जाते हुए कह गई, पिताजी नाश्ता रखा है, जब जी चाहे ले लें। मैं बच्चों को स्कूल बस स्टॉप पर छोड़ती हुई अपने बस ले लूँगी। एक एक करके सब चले गए। वे घर में अकेले थे। क्या करे अब। विवेक की कुछ पुस्तकें रखी थी, वही निकाल ली। थोड़ी देर पढ़ते रहे, फिर नाश्ता ले लिया। टीवी चलाकर देखने लगे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी के कार्यक्रम पसंद नहीं आए। फिर से समाचार पत्र उठाकर पढ़ने लगे। सारे पृष्ठ पढ़ लिए उन्होंने। वहीं अपने देश जैसे ही समाचार, राजनीति के झगड़े, चोरी डकैती, लूटमार, बलात्कार, दुर्घटनाएं, कहीं कोई अंतर नहीं। दोपहर के लिए खाना फ्रिज में रखा था, जैसा गर्म कर सके करके खा लिया। उन्हें विभा की बहुत याद आई। जब भी उनके खाने का समय होता था, गरम खाना बनाकर खिलाती थी। पता नहीं उनके बिना वह ठीक तरह से खाना बनाकर खाएगी भी कि नहीं। शायद रीमा उसके पास हो। 4 बजे नैना बच्चों को लेकर वापस आ गई। आते ही उसने उनके कपड़े बदले, नाश्ता किया और फिर काम में लग गई। नौकर तो है नहीं, सभी काम स्वयं करती है। थोड़ी देर आरू और अदिति उनके पास बैठी, फिर खेलने चली गई। वापस आई तो पढ़ने बैठ गई। विवेक के आने पर थोड़ी चहल पहल हुई घर में, लेकिन टीवी के चलते ही सब एक दूसरे से कट से गए। किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। रात सोने में फिर विलंब हो गया। शनिवार विवेक, आरू, अदिति का अवकाश था। नैना काम पर चली गई। उस दिन विवेक सुबह से ही घर के काम निपटाने में लग गया। वैक्यूम क्लीनर से घर साफ किया,
वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, बिखरी चीज़ों को समेटा, घर को संवारा। नैना के आने पर शाम को सब बाजार गए। वह तो डिपार्टमेंटल स्टोर और लोगों की भीड़ देखकर चकरा गए। खाना उस दिन सबने बाहर ही खाया। सप्ताह भर का खाना पीने का तथा अन्य सामान लेकर वे घर आए। 2 दिन तो बीत गए, लेकिन उसके बाद फिर क्रम मकड़ी की तरह अपने जाल में ही उलझते रहते। समय बिताने के लिए साथी नहीं था। सभी अपने अपने काम पर चले जाते। उनका समवयस्क कोई आसपास नहीं था। विभा साथ आती तो कितना अच्छा रहता। जीवन की इस सांध बेला में उसका साथ अनिवार्यता बन गया है। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं। सारा दिन उबते रहते। विवेक और बच्चों के साथ भी अब वैसी बातचीत नहीं हो पाती। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। थोड़ी बहुत बात हो भी जाए तो उनका मन नहीं भर पाता। स्वयं को व्यस्त रखने के लिए वह सुबह आरू और अदिति को बस स्टॉप तक छोड़ने चले जाते हैं। शाम को वापस ले आते हैं। बिखरी वस्तुएं संभाल देते हैं। दूध की बोतलें ले आते हैं। इससे थोड़ा चलना भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। सर्दी अधिक होने के कारण उनके हाथ पाँव में अकड़न रहने लगी है। सिकाई के लिए वह स्वयं पानी गर्म कर लेते हैं। नैना को वह किसी तरह का कोई कष्ट नहीं देना चाहते, जबकि वह उनके प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखने का प्रयत्न करती है। लेकिन वह स्वयं को असंतुलित पाते हैं। उनका मन दूर अपने देश, अपने छोटे से घर और उसमें रहती विभा की ओर ही रहता है। उन्हें यहाँ आए 2 मास हो गए थे। इस बीच वह घर के आसपास कई जगह अकेले चले जाते हैं। दूर जाने से उन्हें डर लगा रहता, कहीं रास्ता ही भूल ना जाए और घर पहुँचना कठिन हो जाए। अपने इस छोटे से शहर से तो वह एक एक गली से परिचित हैं। इस सप्ताहांत विवेक को एक पार्टी में जाना था। वह उन्हें भी साथ ले गया। उनके लिए उसने नया सूट बनवाया। उनके कपड़े शायद उसके सामाजिक स्तर के अनुसार नहीं थे। वह पहली बार घूमने निकले थे। पार्टी क्लब में थी। जब वे पहुँचे, बहुत से लोग आ चुके थे। विवेक ने उन्हें सबसे मिलाया। मीट माय फादर। आरू अदिति ने भी अपनी समवयस्कों से उन्हें परिचित कराया। यह हमारे दादाजी हैं, यानी ग्रैंडफादर। उन्होंने सबके अभिवादन का उत्तर दिया। विवेक और बच्चे सभी अपने अपने मित्रों में व्यस्त हो गए। बच्चे चहक रहे थे। उनके लिए यह एक विशेष अवसर था जिसका वह पूरा उपयोग करना चाहते थे। वह एक जगह जाकर बैठ गए। सभी अपने अपने परिचितों से बीच मगन थे। वह अकेले पड़ गए। उनके भीतर कुछ कचोटने लगा था, तार तार हो बिखरने लगा था। विवेक ने तो सम्मान से उनका परिचय करवाया था, लेकिन वह उन सबके बीच केवल विवेक और नैना के पिता हैं। आरू और अदिति के दादाजी हैं। बस उन्हें उनके नाम सुधीर कुमार से कोई नहीं जानता। यह नाम तो वह अपने शहर, अपने घर छोड़ आए हैं, जहाँ उनका अपना अस्तित्व था, अपनी पहचान थी। उनका परिचय किसी का आश्रित नहीं था, चाहे वह उनका अपना ही बेटा क्यों ना हो। लोग तो यहाँ विवेक को जानते हैं और वह विवेक के पिता हैं। बस विवेक और नैना 1-2 बार उनके पास आए, खाने पीने के लिए पूछते रहें। कोई असुविधा हो रही हो तो बताएं। वह उन्हें मुस्कुराकर उत्तर देते रहें, लेकिन जो कुछ उन्हें अंदर साल रहा था, व्यथित कर रहा था, उसे वह व्यक्त नहीं होने देना चाहते थे। असहज होकर भी सहज दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे। अपने शहर में वह विवाह उत्सव में सम्मिलित हुए थे, लेकिन यह पार्टी उन सबसे भिन्न थी। विदेश में रहते हुए विवेक भी शायद ऐसी पार्टियों का अभ्यस्त हो गया है। रात देर तक पार्टी चलती रही। लगभग 2 बजे सब घर वापस आए। वे सब तो सो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनकी आंखों के सामने अपना शहर, घर, विभा, परिचित लोग आते रहे जो बरसों से उनके साथी थे। अपने देश की हवाओं, मिट्टी की सौंधी सुगंध के लिए वह व्याकुल हो उठे। कमरे में नितांत निपट अकेले पड़े। वह दीवार पर, छत पर कई कई चित्र देखने लगे। उन्हें नदियाँ, पहाड़, झरने दिखाई देने लगे जिन्हें वह अब तक नहीं देख पाए थे। इतनी सर्दी में भी उन्हें पसीना आने को हो रहा था। उन्होंने उठकर पानी पिया, कुछ ठीक अनुभव किया। कैसे वह इस मृग तृष्णा में फंस गए।
उन्हें स्वयं पर क्रोध आने लगा। विभा की बात मान ली होती तो अच्छा रहता। वह बहू बेटे के मोह में नहीं पड़ी। हमेशा उनकी बात मानने पर भी वह यहाँ आने के लिए सहमत नहीं हुई। पहले तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब सोचते हैं ठीक ही किया उसने। लेकिन हो सकता है उसके साथ आने से उनका मन लगा रहता। पर फिर वह सोचते हैं यहाँ आकर वह भी उनकी तरह विवेक की माँ और आरू और अदिति की दादी ही तो रहती। यही सब सोचते पता नहीं कब उन्हें नींद आ गई। जब आँख खुली तो सवेरा हो चुका था। सभी अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अवकाश होने के कारण किसी को भी काम पर नहीं जाना। सब देर से उठेंगे, फिर काम में जुट जाएंगे। शाम घर का सामान खरीदने चले जाएंगे। जबकि उनका मन करता है सब उनसे बातें करें, उनके साथ दूर दूर तक घूमने जाए। वह उनके साथ तो नहीं जा पाए, अकेले ही घूमने निकल आए। बाहर धुंध छा रही थी। वह एक बार बाहर निकल आए थे, इसलिए आगे बढ़ते गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर और किस रास्ते पर चले आए हैं। सड़क के किनारे खड़े होकर वह सोचते रहे। अपने जीवन का कितना लेखा जोखा कर लिया था। यह तो तब पता चला जब लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। वह सड़क के किनारे सावधानी से चलते जा रहे थे। उनके मन ने इस बीच एक निर्णय ले लिया था। वह आज ही विवेक से वापस जाने के लिए कहेंगे। वहां जाकर वह विभा को साथ लेकर और नहीं तो हरिद्वार चले जाएंगे। गंगा के शीतल जल में स्नान के विचार से ही उनके शरीर में सिहरन सी होने लगी। घर की ओर बढ़ते कदम और तेज हो गए, पर सिहरन रुकी नहीं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और सड़क के किनारे गिर पड़े। उन्हें अपनी सांस रुकती सी लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। अधिक ठंड लगने के कारण सुधीर जी की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी और उनकी नदियाँ, पहाड़, झरने देखने की अभिलाषा अधूरी ही रह गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों।